गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण बुक का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक होगा अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो हम बोलते हैं उसको लिख दे सकते हैं। ये है अनुस्वार, अनुस्वार। और चंद्र बनाकर जब बिंदु दे देंगे ये हो जाएगा अनुनासिक, अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। जबकि अनुस्वार और अनुनासिक को स्वर कहा गया है। स्वर। लेकिन व्याकरण में जब हम इसका प्रयोग करते हैं वह व्यंजन के साथ ही होता है प्रयोग, तब हम उसको स्वर कैसे कहेंगे। लेकिन हमारे विद्वानों ने इसको स्वर माना है। इसका नाम ही दिया है अनुनासिक। स्वर कहते हैं इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से निकलती है। किसके लिए बात किया गया? अनुनासिक। आप जो वर्गीय व्यंजन पढ़े हैं, क से बनता है कवर्गीय व्यंजन 5 होते हैं, च से बनता है तवर्गीय व्यंजन ये भी 5 होते हैं। वर्गीय समझ गए? कवर्गीय, चवर्गीय, तवर्गीय, तवर्गीय, पवर्गीय। वर्ग कितने होते हैं? 5। ये पांचों जो वर्गीय व्यंजन हैं इनके जो अंतिम वर्ण होते हैं जिसको 5वां वर्ण कहते हैं, जैसे क वर्ग का 5वां अंगा होता है, च वर्ग का 5वां अइया होता है, त वर्ग का 5वां आड़ा होता है, त वर्ग का 5वां न होता है और प वर्ग का 5वां वर्ण म होता है। जो 5वां वर्ण होता है जिसको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचम वर्ण जो होता है वह नासिक होता है, अनुनासिक कहते हैं उसे। अनुनासिक का मतलब होता है कि जिस वर्ण को उच्चारण में हमारा जो ध्वनि निकलता है वह मुख और नाक दोनों से निकलता है। उस पंचम वर्ण के उच्चारण में जो ध्वनि निकलता है वह केवल मुख से नहीं, नाक से भी, यानी मुख और नाक दोनों से जिस वर्ण का उच्चारण हो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अब जो अनुनासिक होता है उसे हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक का चंद्रबिंदु का प्रयोग। अब आप ये समझिए, जैसे आपको अभी बताया गया है कि हम किसका प्रयोग करते हैं, अनुनासिक रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो अनुनासिक रूप में अंग का प्रयोग होता है, इया का प्रयोग होता है, आड़ा का प्रयोग होता है, न का प्रयोग होता है और म का प्रयोग होता है। ये तो आप समझिए कि यह क्या है? व्यंजन है, यह व्यंजन वर्ण है। और इसका और नाम हम जोड़ेंगे तो कहेंगे यह स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का जो पंचम वर्ण होता है, 5वां अक्षर होता है, हम उसे अनुनासिक कहते हैं। और इसी अनुनासिक का हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। चंद्रबिंदु, जैसे मान लीजिए इसके प्रयोग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। लेकिन अनुस्वार का कहीं बात ही नहीं होता है। बात किसका होता है? चंद्रबिंदु का। लेकिन यहाँ जो चंद्रबिंदु हम सभी जगह नहीं दे पाते हैं। कारण क्या है कि जहां पर अगर कोई मात्रा का स्वर मात्रा का प्रयोग हम शिरोरेखा से ऊपर कर लेते हैं तो वहां पर चंद्रबिंदु देना अटपटा लगता है। चंद्रबिंदु का प्रयोग वहां पर अच्छा नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर हम एक शब्द लिख रहे हैं मैं शब्द है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो चंद्र बिंदु होना चाहिए। लेकिन इस म जो अक्षर है, इस म अक्षर के ऊपर ए जो मात्रा है, ए का मात्रा लगा हुआ है, इसलिए वहां पर चंद्र बिंदु अटपटा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तब हम मैं लिखते हैं, तो इस चंद्र बिंदु के बदले हम अनुस्वार करते हैं, चंद्र बिंदु के बदले अनुस्वार करते हैं। लेकिन जहां पर अगर सीधो रेखा के ऊपर अगर स्वर की मात्रा नहीं है, वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होता है, वहां पर चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होता है। तो आप ये समझ गए कि अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है, उसी का दूसरा रूप अनुस्वार भी होता है, उसी का दूसरा रूप अनुस्वार भी होता है। यानी कि जहां पर चंद्र बिंदु नहीं देना है मुझे, तो चंद्र बिंदु के बदले क्या देंगे? अनुस्वार कर देंगे, केवल बुंदा दे देंगे, वही अनुस्वार हो गया। हमको सभी जगह किसका प्रयोग करना है? अनुनासिक का प्रयोग करना है। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु, हमको सभी जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। लेकिन चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते हैं? जहां पर जिस शब्द में स्वर का मात्रा जो है शिरो रेखा के ऊपर चला गया, तो वहां पर चंद्र बिंदु देना अटपटा लगता है, चंद्र बिंदु के लिए वहां पर जगह ही नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं? तो चंद्र बिंदु के जगह पर हम केवल बिंदु दे देते हैं, उस बिंदु का नाम हो जाता है अनुस्वार। तो अनुस्वार का कहीं बात नहीं किया गया। अनुस्वार अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है, उसी जगह के अभाव में, जहां पर हम चंद्र बिंदु नहीं दे सकते हैं, उस जगह के अभाव में हम बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। हम जगह के अभाव में क्या करते हैं? चंद्र बिंदु की जगह पर केवल बिंदु दे देते हैं, जिस बिंदु का नाम हो जाता है अनुस्वार। अब ध्यान देंगे, अब दोनों में अंतर बताया गया है। अब प्रयोग के अनुसार दोनों में अंतर होता है। जैसे ध्यान देंगे, मान लीजिए कि हम एक शब्द लिखने जा रहे हैं, एक शब्द मैंने लिखा हर्ष, और एक जगह मैंने लिखा हंस। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चंद्र बिंदु का जगह है, चंद्र बिंदु का जगह है, चंद्र बिंदु दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है केवल अनुस्वार का प्रयोग किया गया। दोनों के प्रयोग से अंतर हो जाता है, दोनों के प्रयोग से अंतर हो जाता है। ये जो अनुनासिक जो है चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख और नाक दोनों से ही ध्वनि निकलता है। लेकिन जब हम केवल अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, केवल बिंदु का जब उच्चारण करते हैं, तो वहां पर केवल नाक से ही उच्चारण होता है। तो आपको ये अभी मालूम हो गया कि हम चंद्र बिंदु और अनुस्वार का जब प्रयोग करते हैं, तो दोनों के उच्चारण में भी अंतर होता है, दोनों के उच्चारण में भी अंतर होता है। जब चंद्र बिंदु का प्रयोग हम करेंगे और उसका उच्चारण करेंगे, तो हमारे मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलेगा, आवाज निकलेगा। और केवल हम जब अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, तो अनुस्वार में क्या होता है? केवल नाक से ही ध्वनि निकलता है। तो हम प्रयोग करते इसमें, इस पर सावधानी बरतेंगे, अर्थ दोनों का अर्थ में भी अंतर हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जब चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिए तो हंसना, हंस, हंस जो है, हंस क्या हो गया? एक क्रिया है, हंसना क्रिया हो गया। और यहाँ जो है ये हंस बन गया, तो हंस एक पक्षी हो गया। हंस, अनुस्वार लगा देने से क्या हो गया? वो हंस बन गया, हंस एक पक्षी हो गया। तो इस तरह हमारे बुक में इसके अंतर बताए गए हैं, क्या अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु और अनुस्वार में अंतर है।
अनुनासिक और अनुस्वार में मूल अंतर यह है कि अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। अनुनासिक यानी जो चंद्र बिंदु बताया गया वह स्वर है और अनुस्वार क्या है, वह वास्तव में व्यंजन है। दोनों में अंतर हो गया। आपसे अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? अनुनासिक क्या है? स्वर वर्ण है और अनुस्वार क्या है? व्यंजन वर्ण है। दूसरा अंतर, अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में कहीं कहीं अर्थभेद पाया जाता है। जो अर्थ मैंने बताया, जैसे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हंसना क्रिया बन जाएगा और केवल बिंदु लगाएंगे तो हंस वह एक पक्षी बन जाएगा। इसलिए अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग में सावधानी जरूर बरतें, नहीं तो उच्चारण के जगह उच्चारण में भी तो गलती होगा ही, उच्चारण भी अशुद्ध हो जाएगा प्लस अर्थ का अनर्थ बन जाएगा, वह अर्थ भी गलत हो जाएगा। अब कहता है कि बिंदु और चंद्र बिंदु, बिंदु और चंद्र बिंदु। हिंदी भाषा में के लेखन में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदु का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है, हम इसको ध्यान से लेंगे। जो हम बिंदु का प्रयोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यह स्वर सहित होता है। जैसे आ जो है इसके ऊपर अंग, अंग जो होता है इसी को हम क्या करते हैं, बिंदु का रूप देते हैं। दूसरा, नासिक व्यंजनों के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। नासिक अभी आपको जो बताया गया ना, यानी कि जो पंचम अक्षर होता है, जो पांचवा वर्ण होता है, जितने वर्ग होते हैं और उस वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं, नासिक कहते हैं। अनुनासिक यानी जिसके उच्चारण में नाक का सहयोग होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो उस पंचम वर्ण के लिए भी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, यानी कि हम इसके जगह पर भी मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया। ये जो पंचम वर्ण है, ये चंद्र बिंदु जो है, इसके लिए भी मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया। और जो तीसरा जो है ये कह रहा है कि अनुनासिक के स्थान पर बिंदु, यानी कि जो चंद्र बिंदु होता है उसके जगह पर भी बिंदु, पंचम वर्ण की जगह पर भी बिंदु, चंद्र बिंदु की जगह पर भी बिंदु और अंग जो है इस अंग की जगह पर भी बिंदु। इस प्रकार से अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग, अनुस्वार के रूप में बिंदु का, हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के पश्चात दो अयवाय आते हैं। अयवाय आपको बताया गया है, अयवाय क्या है, वो अभी वर्ण का भेद है। ऐसे आपको बताया जाए तो उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन लिखित के आधार पर हम वर्ण के तीन भेद करते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयवाय वर्ण। जबकि अयवाय को मैं बार बार ये बताता हूँ कि अयवाय जो वर्ण होता है उसका केवल चिन्ह होता है, उसका केवल चिन्ह होता है। जैसे अनुस्वार हो गया, चंद्र बिंदु हो गया, आगत हो गया। आगत आप समझते हैं ना, आगत केवल अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगत का प्रयोग कहाँ किया जाता है, केवल अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग किया जाता है। वो भी कहाँ किया जाता है, तो जहाँ पर आ का उच्चारण होता है, आ का उच्चारण होता है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा गया डॉक्टर, डॉक्टर। देखिए यहाँ पर डा है यानी आ है, इसलिए यहाँ पर आगत का चिन्ह दिया गया। केवल चंद्र बनाया जाता है, उसमें बिंदु नहीं होता है। अगर बिंदु डाल देंगे तो वह अनुनासिक बन जाएगा, चंद्र बिंदु कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल चंद्र बनाया गया है। और ऐसे जो अर्धचंद्र होता है उसमें क्या होता है, इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्द में किया जाता है। और कब जिस शब्द में जिस शब्द का उच्चारण करने जा रहे हैं तो उस चिन्ह का प्रयोग करने से पहले
आ वर्ण का उच्चारण हो। जैसे हम डाउल भी लिखते हैं, डाउल मीन्स गुड़िया, फॉल, फॉल मीन्स गिरना। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर लिख रहे हैं फॉल, फॉल मीन्स गिरना। तो मैंने क्या देखा, इस आदत का प्रयोग कहाँ होता है, तो अंग्रेजी शब्दों में होता है, लेकिन उस चिन्ह से पहले आग का उच्चारण होना चाहिए। तभी हम इस अर्धचंद्र बिंदु, इसका दूसरा नाम क्या दिया गया, आगत, आगत दिया गया। तो अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो अयोवाह के लिए आपके बुक में दो ही चिन्ह दिया गया है, एक है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। लेकिन मैं आपको क्या बताता हूँ, अयोवाह के 4 चिन्ह बताता हूँ। वो है क्या, एक में हो गया अनुस्वार, 2 में हो गया चंद्रबिंदु, 3 में हो गया विसर्ग, और 4 में होता है आगत, केवल चंद्र होता है। इन चारों को क्या कहते हैं, अयोवाह वर्ण कहते हैं। अयोवाह वर्ण क्या होता है, अयोवाह वर्ण का केवल चिन्ह होता है, उसका वर्ण नहीं होता है। इसका प्रयोग हम केवल लिखित में करते हैं, इसका उच्चारण के लिए कोई बात नहीं बताया गया। उच्चारण में, उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 ही भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो कहने का मतलब क्या, हम आगे कुछ और देख लेते हैं। अब जो है यहाँ पर एक जितने जो पंचमाक्षर है, अंगा है, या है, आड़ा है, ना है और म है, इन सबका प्रयोग हम करते हैं चंद्रबिंदु के रूप में, अनुस्वार रूप में करते हैं, लेकिन उच्चारण में सबके लिए अलग अलग हो जाता है। सबके लिए हम अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे, सबके लिए अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे संगम लिखा हुआ है, संगम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संगम, संगम को लिखने का तरीका दूसरा है संगम, संगम। अब आप बताइए यहाँ पर जो अनुस्वार लिखा गया है, तो अनुस्वार के लिए क्या इसमें प्रयोग किया गया, अंग का प्रयोग किया गया, अंग का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हम अनुस्वार का उच्चारण क्या करेंगे, अंग का उच्चारण करेंगे। वैसा ही एक चंचल शब्द है, चंचल जो शब्द है, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे, च, इया, च और ल, बन गया चंचल। अब आप बताइए यहाँ पर जो अनुस्वार है, चंचल में जो अनुस्वार जो दिया गया है, और इस अनुस्वार के लिए कौन सा, किस वर्ण का प्रयोग किया गया, तो इया का, इयों का प्रयोग किया गया। यानी कि जो पंचम वर्ण होता है ना, जो पंचम वर्ण होता है, अगर उससे पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको अनुस्वार देना है, और क्या लिखना है, इस अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आता है, कौन सा वर्ग आता है, तो इसी वर्ग का 5वां जो अक्षर होता है, हम उसी को नोट करते हैं। जैसे आप ध्यान दिए, यहाँ पर संगम में जो अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है, ग है, इसलिए ग कौन सा वर्ण है, कवर्ग का। तो कवर्ग का पंचम क्या होता है, अंग। तो यहाँ पर मैंने अंग दे दिया। फिर यहाँ पर आपने देखा चंचल, तो यहाँ पर अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है, च है। च क्या होता है, चवर्ग, चवर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, इया। तो देखिए यहाँ पर अनुस्वार के लिए इया का प्रयोग कर दिया गया। ध्यान देंगे। दूसरा जो एक और बड़ा आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मुझे लिखना है कंठ, कंठ लिखना है, कंठ लिखना है। तो कंठ के लिए अब आप बताइए यहाँ पर अनुस्वार के लिए कौन सा वर्ण का प्रयोग करेंगे। अनुस्वार के बाद हम देखेंगे ना कि अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है, तो ठ है, और ठ कौन सा वर्ग का है, तो टवर्ग का है। तो टवर्ग का पंचम क्या होता है, अण होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क, अण और ठ, क्या बन जाएगा, कंठ। इस प्रकार मैंने क्या देखा कि पंचम वर्ण
जो होता है, यानी स्पर्श व्यंजन जो होता है, तो जो पंचम वर्ण होता है उसी पंचम वर्ण के लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, ऊष्म व्यंजन वर्ण है, जैसे अंतस्थ यानी कि जो वर्गीय हो गया, उसमें तो हम पंचम का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जो ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, एक शब्द है संरचना, संरचना, संरचना। एक और शब्द हम लिख देते हैं संसार, संसार। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर अनुस्वार के बाद क्या है? ये र है। र कौन सा व्यंजन वर्ण है? ये वर्गीय नहीं है, अपवर्गीय है, यानी अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ पर हम अनुस्वार का उच्चारण कैसे करेंगे? तो न का उच्चारण करेंगे, न का उच्चारण होगा। फिर यहाँ पर संसार जो लिखा गया है, इस अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है? यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है। फिर हम यहाँ पर अनुस्वार का जो है उच्चारण किस वर्ण से करेंगे? तो न से करेंगे। जैसे संसार, संसार, यहाँ पर अनुस्वार के बाद जो है ऊष्म वर्ण है, इसलिए यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग उच्चारण इस वर्ण से करेंगे, तो न से करेंगे। छात्रों, आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ्य पुस्तक से जो भी सामग्री है सब प्रस्तुत किया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।